Hello, dear friends. Welcome back once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है एक शेक्सपियर के सोनेट को डिस्कस करेगा। सोनेट जो इसका टाइटल कुछ एंथोलॉजीज के अंदर ट्रायम्फ ऑफ डेथ है, वैसे जो शेक्सपियर के टोटल सोनेट्स हैं उसमें इसका ऑर्डर 71 है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोनेट के बारे में, साथ ही जितने भी इसके अंदर स्टाइलिस्टिक फीचर्स हैं, इसकी जो थीम है, फॉर्म है, मीटर है, उन सब चीज़ों पर डिस्कशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर एक ऐसा नाम है दोस्तों जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं ह्यूमैनिटीज के, साइंस के, उन्होंने सुना हुआ हो। ही इज एक्चुअली वन ऑफ दोज रेयर राइटर्स हु डजंट रेस्ट्रिक्टेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर। इनके अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। नाम का मतलब है उपाधियां जैसे दी गई हैं। एंड बिल्कुल बेसिक अगर हम एक या दो लाइन के अंदर फॉर द बिगिनर्स ऑफ लिटरेचर उनके बारे में बताना चाहें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स। ग्रेटेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने लगभग 500 साल पहले अपने वर्क्स लिखे थे। आज भी दुनिया के हर कोने में, हर जगह, हर लैंग्वेज में इनके वर्क्स को उतना ही ज़्यादा अप्रिशिएट और एंजॉय किया जाता है। दिस इज द टेस्ट ऑफ टाइम कि वो इतने सालों के बाद भी उतना ही एंजॉयमेंट देते हैं। And he is not just restricted, limited to the readers of English language. बहुत सारी दुनिया की लैंग्वेजेस में इनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया गया है। इनका जन्म एक छोटे से शहर इंग्लैंड के स्टैटफोर्ड अपॉन एवन के अंदर हुआ था 1564 के अंदर। और अपना जो इन्होंने करियर स्टार्ट करा था एज एन एक्टर स्टार्ट करा था। और वहीं पर जब इनको छोटे छोटे रोल्स मिलते थे स्टेज पर, ये इम्प्रोवाइज करते थे, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डायलॉग्स के अंदर चेंज कर देते थे। धीरे धीरे उनका ये जो टैलेंट था, इनेट टैलेंट, क्योंकि इनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत लिमिटेड थी। देखिए, ये जिस एज में लिख रहे थे, एलिजाबेथन एज, उस समय बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जिनकी क्लासिकल एजुकेशन हुई थी और जो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रूल्स प्लेज लिखा करते थे। शेक्सपियर उनके डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट के अंदर है, क्योंकि उनकी ना तो कोई फॉर्मल लैंग्वेज है, ना ट्रेनिंग है एज ए ड्रामेटिस्ट। वो तो एक एक्टर थे और ये उनका एक इनेट, इनबॉर्न टैलेंट था। धीरे धीरे उन्होंने इस टैलेंट को डेवलप करा एंड ही स्टार्टेड राइटिंग प्लेज, कीपिंग इन माइंड कि ऑडियंस को क्या पसंद है। और उसके बाद उन्होंने एक एक करके 10, 20, 30, इट इज सेड दैट मोर देन 35 प्लेज, कुछ डिस्प्यूटेड हैं कि शायद उन्होंने लिखे, किसी और ने लिखे, लेकिन बहुत सारे प्लेज उन्होंने लिखे। अब अगर हम बात करें सोनेट फॉर्म की, विच इज नॉट अ प्ले, जनरली लोग शेक्सपियर को एक प्ले राइट के रूप में जानते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट हिज sonnets which are basically part of poetry, a form of a poetry, तो ये देखिए प्लेस तो ये लिखे ही हैं बहुत फेमस, जैसे ट्रेजेडीज हैं, मैकबेथ, किंग लियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, और जो इनका एक उपनाम है बार्ड ऑफ एवन। बार्ड का मतलब होता है ग्रेट पॉइट, एक कोई भी पॉइट, ट्रेडिशनल सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाता है। He has also written 154 sonnets. देखिए, जो सोनेट फॉर्म है पोइट्री की, वो बड़ा ही एक पर्सनल फॉर्म है, जिसके अंदर जो स्पीकर है, जो पोइट है, वो अपने पर्सनल सब्जेक्टिव इमोशंस को, आइडियाज को प्रेजेंट करता है। तो और एक बात ये भी है कि शेक्सपियर ने ये सोनेट्स जब लिखे, he didn't want to publish them, वो उनको पब्लिक के लिए नहीं लिख रहे थे। तो इससे और भी आइडिया लगता है ये उनका एक पर्सनल एक एक्सप्रेशन था खुद की फीलिंग्स का। वर्ड्सवर्थ नाम के एक कवि ने एक बात कही है इन सोनेट्स के बारे में, दैट दे आर अ की टू हिज हार्ट। इसका मतलब कि वर्ड्सवर्थ के लिए, वर्ड्सवर्थ के मन में
डेथ को लेकर, पोइट्री को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर जो भी उनके मन में फियर थे, एंजाइटी थी, डाउट था, कॉन्फिडेंस था, कन्विक्शन था, वो सारी चीजें अगर हमें समझनी हो, क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल डायरी तो लिखी नहीं, उन्होंने कोई फॉर्मल अपना ऐसे ऑटोबायोग्राफी की लिखी नहीं, हम इन सोनेट्स को पढ़कर ये डेसिफर कर सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं कि दीज आर हिज आइडियाज, हिज थॉट्स अबाउट लव, लाइफ, रिलेशनशिप, poetry, these things. They give us some hints about his personal life, उनकी जो personal life है, and relationship. जैसे मैंने आपको बताया कि शेक्सपियर डिड नॉट विश टू पब्लिश, और हुआ भी यही 1609 के अंदर थॉमस थॉप ने विदाउट परमिशन, ऐसा माना जाता है, बिना उनकी परमिशन के फर्स्ट प्रिंटेड दी सोनेट्स, इन सोनेट्स को पब्लिश करा। और जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर ये मेंशन किया हुआ है कि दीज आर डेडिकेटेड टू मिस्टर WH। ये ओरिजिनल जो पब्लिश हुआ था मैन्युस्क्रिप्ट, उसका फर्स्ट पेज है, थॉमस टॉप जो एडिटर थे। अब ये जो WH है, इसकी आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे डिबेट्स हैं, बिकॉज इट इज नॉट क्लियर, ना कहीं शेक्सपियर ने लिखा है, ना इन्होंने थॉमस थॉप ने इस चीज को क्लियर करा हु दिस WH इज, जिसके लिए शेक्सपियर ने ये सारे सोनेट्स एड्रेस करे हैं अलग अलग कयास है। लेकिन दो जो मेन कंटेंडर हैं, जो मेन जने माने जाते हैं इसके लिए, एक तो हेनरी रिदोस्ले जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, साउथहैम्पटन इज अ सिटी, अर्ल इज अ टाइटल, तो थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, तो उनके लिए H और W ये माना जाता है। ही वॉज अ वेल्दी पैट्रन, उस समय एक ट्रेडिशन हुआ करता था जो आर्ट एंड आर्टिस्ट को सपोर्ट किया करते थे फाइनेंशियली, एंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ शेक्सपियर। देयर आर अदर स्कॉलर्स जो सजेस्ट करते हैं कि these sonnets were addressed to विलियम हर्बर्ट, ही वॉज थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। तो इन दोनों में से कोई भी एक जना हो सकता है, इट इज नॉट क्लियर, लेकिन ये बात तय है कि मोस्ट ऑफ द सोनेट, ऑलमोस्ट फर्स्ट टू 126, इतने जो सारे सोनेट्स हैं, दे आर एड्रेस्ड टू अ वन पर्टिकुलर क्लोज फ्रेंड। अब हम बात करते हैं हमारे आज के सोनेट के ऊपर। वैसे इसका जो सीरीज है उसके अंदर ऑर्डर इसका नंबर 71 है। इसको इसकी फर्स्ट लाइंस के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ एंथोलॉजीज के अंदर इसे द ट्रायम्फ ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इट इज वन ऑफ द फेयर यूथ सोनेट्स। फेयर यूथ सोनेट्स 4-5 सोनेट्स का एक क्लोज सीक्वेंस है, जिसके अंदर जो स्पीकर है वो एड्रेस करता है फेयर यूथ, मतलब अपने उस फ्रेंड को, और उसका जो डीप लव है, और साथ ही में उसके मन में जो एंजाइटी है, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग ही नोज दैट ही इज मॉर्टल। तो उसकी मॉर्टल होने का मतलब है कि ये डेथ होनी ही होनी है, इट इज बेसिकली इनएविटेबल, इसको टाला नहीं जा सकता। तो उसका कोई जुगाड़, उसका कोई तोड़ जो स्पीकर है सोनेट्स में अलग अलग वे में ढूंढता है। कई बार वो इस चीज के अंदर कंसोलेशन पाता है कि मेरी पोइट्री जो है वो सरवाइव करेगी, मैं रहूं ना रहूं, और कई बार वो ऐसा मान के चलता है कि आई शुड बी सेल्फलेस, जैसे सोनेट के अंदर, कि मैं ना रहूं तो इस बात की उदासी, इस बात का गम, इस बात का सौरो मेरे फ्रेंड को एफ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। ही शुड कीप मूविंग ऑन। दिस इज द थीम ऑफ दिस सोनेट। जो लाइफ में एक फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल भी हम जानते हैं कि कीप मूविंग ऑन। ठीक है, आपको एक सेटबैक हुआ, आपको कोई लॉस हुआ, आपके नियर एंड डियर की डेथ हुई, you mourn, you feel sorrow, but you should not stop there. You should keep moving on. And जो एक शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर होता है, हमने कुछ अर्लियर जो क्लास हैं शेक्सपियर के सोनेट्स के दूसरे सोनेट्स पर, उस पर भी डिस्कस करा है।
It has 3 quatrains. Quatrains is a stanza of 4 lines. 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है and a concluding couplet. Couplet is a stanza of 2 lines. तो 3 into 4 12 lines and 1 into 2 2 lines 14 lines 14 लाइन जो सोनेट का एक टिपिकल नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं. And the speaker urges his friend. देखिए जो मेन थीम है वो यहीं पर है कि स्पीकर क्या कहता है, not to mourn for him आफ्टर हिज डेथ, अ लॉन्ग टाइम आफ्टर हिज डेथ. ठीक है, जब डेथ होगी तो एक बड़ा ही नेचुरल रिएक्शन होगा फ्रेंड का, फीलिंग लॉस, फीलिंग वेरी डिजेक्टेड, लेकिन नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो इतना लंबा नहीं होना चाहिए. एंड टू मूव ऑन इन लाइफ, जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ दिस पोएम. सो लेट्स नाउ टेक स्टेंजा बाय स्टेंजा, एक एक क्वार्टन को समझते हैं, उन लाइंस का मीनिंग भी देखते हैं और जो इसके फीचर्स हैं, पोएटिक फीचर्स हैं, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे. द पोएम बिगिंस विद नो लॉन्गर मॉर्न फॉर मी व्हेन आई एम डेड. सो इट बिगिंस विद एन एड्रेस, और ये जो एड्रेस स्पीकर कर रहा है किसको, अपने एक क्लोज फ्रेंड को, फेयर यूथ को. नो लॉन्गर, सो लॉन्गर मतलब देयर इज अ ड्यूरेशन, कितना लंबा वो नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा कि इससे ज्यादा मॉर्न मतलब फील सॉरो या बिमोन करना, उस चीज को लेमेंट करना, या उस चीज के अंदर मेरी डेथ से जो सफरिंग होगी, फॉर मी, मेरे लिए, कब, व्हेन आई एम डेड. आफ्टर माई डेथ द पीरियड ऑफ मॉर्निंग, जो पीरियड ऑफ फीलिंग सॉरो है वो लंबा नहीं होना चाहिए. किससे लंबा नहीं होना चाहिए, देन. सो दिस इज नो लॉन्गर देन. ये दोनों साथ में जुड़े हुए 2 क्लॉजेज हैं. इस टाइप के जो क्लॉजेज होते हैं, एक क्लॉज के अंदर ये और दूसरे क्लॉज के अंदर उससे जुड़ा हुआ दूसरी बात, कि मेरे डेथ के बाद, मेरी मृत्यु के बाद इससे ज्यादा मौन मत करना जितना यू शैल हियर the surly sullen bell. Now there is a reference, an allusion to the Christian ritual. जो क्रिश्चियन रिचुअल होता है रिलेटेड विद डेथ. जब किसी पर्सन की डेथ होती है हु इज अ क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी धर्म के अंदर, अ बेल इज रंग, एक बेल को बजाया जाता है, विच इज एन इंडिकेशन, जो इस बात का इंडिकेशन होता है कि उसकी जो अंतिम यात्रा है वो निकल रही है. द बॉडी इज बीइंग टेकन टू द ग्रेवयार्ड, जहां पर उसको बैरी किया जाएगा. तो उसके आगे आगे एक बैल बजती चलती है. समवट लाइक हिंदू ट्रेडिशन के अंदर जब शव यात्रा निकलती है तो लोग चैंट करते चलते हैं, राम नाम सत्य या सम अदर थिंग लाइक दैट. सिमिलरली सर्ली सलन बैल. नाउ 2 एडजेक्टिव्स इस बैल के साथ लगाए हैं जो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि ये साउंड ही, इस बैल की साउंड ही कितनी पेन गिविंग चीज होती है. सर्ली, सर्ली इज विच इज नॉट प्लीजिंग, जो कानों को अच्छी ना लगे. एंड सलन वंस अगेन विदाउट एनी ब्राइटनेस, जो बहुत ही डल हो, जो बहुत ही उदासी से भरी हुई हो. तो ये जो बैल है, जो डेथ की बैल है, तो इसकी जो, इसके लिए एक टर्म और यूज आप कर सकते हो, नैल. पर्टिकुलर जो इस बैल को है नैल भी बोला जाता है. ये जो नैल की आवाज जब तुम सुनोगे, विच इज ऑब्वियसली जस्ट आफ्टर द डेथ, जो बहुत कम टाइम इस नैल और डेथ के बीच में होगा, इस नैल की आवाज सुनने के साथ ही तुम्हारी मेरे लिए जो मॉर्निंग है वो खत्म हो जानी चाहिए. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जो स्पीकर है उसका इतना सा कहना है, ठीक है उदास होना, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, जब तक मेरी डेड बॉडी कैरी ना कर ली जाए बैरी करने के लिए, बस उससे ज्यादा नहीं. जैसे ही तुम उस बैल की आवाज सुनो वैसे ही नो लॉन्गर किसके साथ जुड़ा हुआ है, देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस साउंड से ज्यादा नहीं तुम्हें मॉर्निंग करनी चाहिए. Give warning to the world that I am flat. Now this bell, देखिए बेल का बेसिक काम क्या होता है, इट इज लाइक एन अलार्म.
एक आपको वार्निंग देती है, मींस आपको अटेंशन पे करने को कहती है कि लुक समथिंग इज हैपनिंग दैट। इसका जो साउंड होता है, चाहे वो अलार्म, चाहे ये साइकिल पे लगी हो, चाहे मोटर के अंदर हॉर्न हो, चाहे कोई भी साउंड, जो बेल है उसका बेसिक पर्पज है कि आपको इंडिकेट करना समथिंग इज हैपनिंग विच रिक्वायर योर अटेंशन। सो गिव वार्निंग टू द वर्ल्ड। ये जो बेल की साउंड है ये पूरी दुनिया को वार्निंग देगी। यहां वार्निंग का मतलब चेतावनी नहीं है, वार्निंग बेसिक मींस इंफॉर्मेशन। पूरी दुनिया को इंफॉर्म करेगी दैट आई एम फ्लैट। आई एम फ्लैट ये एक बहुत बेसिक मेटाफर है जिसके अंदर हम मान के चलते हैं, ये कोई सा भी कल्चर हो उसके अंदर ऐसे मान के चलते हैं कि वी इन दिस वर्ल्ड आर लाइक केज्ड बर्ड्स, पिंजरे में बंद पक्षी की तरह। डेथ इज लाइक ओपनिंग ऑफ दैट केज। मृत्यु उस केज के खुलने के समान है जिसमें हमारा शरीर तो रह जाता है इस धरती पर और आत्मा मुक्त हो जाती है, फ्लैट उड़ जाती है। और बहुत कॉमन मेटाफर है, हर कल्चर के अंदर इसको यूज किया जाता है। सिमिलरली स्पीकर कह रहा है कि ये बैल इस बात का इंडिकेटर है, पूरी दुनिया को इंफॉर्म कर रही है आई एम फ्लैट। कहां से? फ्रॉम दिस वाइल्ड वर्ल्ड with vilest worms to dwell. Now it's very interesting thing. This shows the attitude of the speaker and also his perception of this world. Speaker इस दुनिया के बारे में क्या सोचता है, ध्यान रखिएगा क्योंकि थर्ड क्वार्टर में इससे अपोजिट हम कुछ देखेंगे। कहां से फ्लैट हो गया? दिस वाइल्ड वर्ल्ड। नाउ वाइल्ड इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव। वाइल्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट गुड, विच हैज सम विशियसनेस, कुछ इविल, कुछ बुराई जिसके अंदर है। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर दिस वर्ल्ड इज नॉट अ गुड प्लेस टू लिव। जैसा जनरली हम कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तो ये मानकर चलते हैं कि ये संसार जो मैले से भरा हुआ था, गंदगी से भरा हुआ था, जिसके अंदर आकर हमारी जो सोल है उसकी जो इनोसेंस है वो खत्म हो जाती है, इस संसार से मुक्ति, दैट इज कॉल्ड मुक्ति। मुक्ति का मतलब ही क्या है? इस संसार ने हमें बांध रखा था। तरह तरह के रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर, सॉन्ग्स में, हिम्स के अंदर, इन सब में आप ये बेसिक चीजें देख सकते हो। ये वाइल्ड वर्ल्ड से तो मैं उड़ गया, लेकिन अब मैं गया कहां हूं? विद वाइलेस्ट वॉर्म्स टू ड्वेल। नाउ हमारे जो हिंदू जो रिचुअल्स हैं उसके अंदर डेड बॉडी का फ्यूनरल किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, जबकि जो क्रिश्चियंस हैं उसके अंदर बरियल किया जाता है। मतलब एक जमीन के अंदर उस डेड बॉडी को बैरी किया जाता है, दफनाया जाता है। ऑब्वियसली वो जो वॉर्म्स हैं उस डेड बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, धीरे धीरे वो उसको खा जाते हैं और जो बॉडी है वो खत्म, डिकम्पोज हो जाती है। तो इस वाइल्ड वर्ल्ड से जो डेड बॉडी है वो कहां चली गई है? वाइलेस्ट वॉर्म्स टू ड्वेल। मैं रहने कहां चला गया हूं? वाइलेस्ट वॉर्म्स के साथ रहने चला गया हूं। सो दिस शोज दैट स्पीकर इज एक्चुअली नॉट वेरी हैप्पी एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ हिज डेथ। उसको लगता है कि ना जब मैं जीवित था तो कोई मैं अच्छी जगह रह रहा था, और इवन आफ्टर डेथ आई एम गोइंग टू समथिंग विच इज नॉट अ गुड प्रॉस्पेक्ट, जहां पर वॉर्म्स हैं जो मेरी बॉडी को क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। दोस्तों अगर अपन देखें तो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच इस पर्टिकुलर 4 लाइंस के अंदर हम देख सकते हैं। सबसे पहले बिगनिंग। जब हम किसी को पोएम में एड्रेस करते हैं, मे बी द पर्सन और थिंग इज प्रेजेंट और मे बी द स्पीकर इज इन्वोकिंग, तो ये जो एड्रेस है इसी को हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। जैसे इस क्वार्टेन के अंदर, फर्स्ट क्वार्टेन के अंदर जो स्पीकर है वो अपने फ्रेंड को एड्रेस कर रहा है, नो लॉन्गर, तुम्हें और ज्यादा इससे ज्यादा शोक मनाने की जरूरत नहीं है। देन वी कैन सी use of alliteration in wild world with wildest worms. So it's a very beautiful use of alliteration. Also pay attention to this particular sound. This is called consonants.
कॉन्सोनेंट्स इज रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स। देखिए एलिट्रेशन में तो जनरली एक हम जो कंडीशन रखते हैं वो होता है बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स, सिमिलर साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स, और साउंड में भी अ वाउल साउंड और अ कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स होता है उसके अंदर मेन बात ये होती है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है और जरूरी नहीं है कि वो वर्ड की बिगनिंग में हो। फॉर एग्जाम्पल, चाहे ये वर्ड हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कहीं पर भी ल साउंड जो है वो वर्ड को शुरू नहीं कर रही है, वो या तो एंड में आ रही है या एंड के पास आ रही है। तो ये हुई आपकी फर्स्ट 4 लाइन। सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ हम चलते हैं, आगे अपने थॉट को आगे बढ़ाते हुए स्पीकर बोलता है, ने इफ यू रीड दिस लाइन रिमेंबर नॉट द हैंड दैट रिट इट, for I love you so that I in your sweet thoughts would be forgot if thinking on me then should make you woe। स्पीकर अपना नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता है कि why he does not want his friend to mourn for him for a longer time। क्यों नहीं चाहता है कि उसका दोस्त जो है उसकी मृत्यु के बाद लंबे समय तक शोक मनाए। ने का मीन्स नो, तो एक एम्फेसिस है और उसके बाद कॉमा, एक पर्टिकुलर डिवाइस है, हम लास्ट में बात करेंगे। इफ यू रीड दिस लाइन, देखिए कितना एक सटल वे के अंदर, एक चालाकी भरे अंदाज में स्पीकर ये एहसास करा देता है कि इवन आफ्टर माय डेथ, मेरी डेथ भी हो जाएगी, उसके बाद भी मेरा दोस्त मेरी लिखी हुई पोएम्स को पढ़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर पोएम पढ़ रहा है तो याद तो कर ही रहा है। सो इट्स अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड ऑफ थिंग। एक तरफ कह रहा है कि मेरे को याद करके दुखी मत होना, मेरी शोक मत मनाना, और दूसरी तरफ खुद ये भी मान रहा है इफ यू रीड दिस लाइन, ऑब्वियसली अगर मेरे जाने के बाद तुम ये लाइन्स पढ़ो, मेरी लिखी हुई पोएम्स पढ़ो, रिमेंबर नॉट द हैंड दैट रिट इट। एंजॉय द पोएम, पोएम एंजॉय करना, बट रिमेंबर नॉट द हैंड, उस हाथ को याद मत करना दैट रिट इट, जिस हाथ ने ये पोएम लिखी थी, ऑब्वियसली द पर्सन। मतलब तुम पोएम पढ़ लेना, पोएम को पढ़कर एप्रिशिएट कर लेना, एंजॉय कर लेना, बट प्लीज डू नॉट रिमेंबर द पर्सन, ऑब्वियसली द स्पीकर हु रोट दिस पोएम। क्यों? क्योंकि वो पर्सन को याद करके तुम्हें क्या होगा, पेन होगा कि दैट पर्सन इज नो मोर विद मी, तो मैं नहीं चाहूंगा। वही आगे ये बात कहेगा, फॉर आई लव यू सो, उसका रीजन ये है बिकॉज मेरा स्पीकर का लव यू सो, तुम्हारे लिए जो प्यार है वो सो ऐसा है, दैट आई इन योर स्वीट थॉट्स, मैं यूं तो चाहूंगा कि मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में रहूं, लेकिन आई इन योर स्वीट थॉट्स, तुम्हारे मधुर ख्यालों में वुड बी फॉरगॉट, चाहूंगा कि मुझे भुला दो, मैं नहीं चाहूंगा तुम अपने स्वीट थॉट्स में मुझे याद रखो। इफ, अगर, थिंकिंग ऑन मी, मेरे बारे में सोचकर, देन शुड मेक यू वो, तुम्हें दुख होता है मेरे को याद करके। इफ यू बिगिन टू वीप, if you begin to feel sad, if you face sorrow, it is better do not remember me। एक बड़ा ही काइंड ऑफ पैराडॉक्सिकल बात वो कह रहे हैं स्पीकर। एक तरफ तो वो ये चाह रहे हैं कि जो फ्रेंड है जिसको पोएम एड्रेस की गई है वो बिल्कुल भी सैड फील ना करे आफ्टर द डेथ ऑफ द स्पीकर। दूसरी तरफ वो ये मानकर चल रहे हैं कि जो फ्रेंड है वो डेथ के बाद भी इन लाइंस को पढ़ेगा, इस पोएम को पढ़ेगा, और पढ़े और तब भी वो ये याद ना करे कि पोएम किसने लिखी है। तो ऑब्वियसली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और इसी कारण कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी हैं जो इस पोएम को मानकर चलते हैं कि एक्चुअली द स्पीकर इज ट्राइंग टू मेक द फ्रेंड रियलाइज
कि व्हाट ही शुड आफ्टर द डेथ ऑफ द स्पीकर, कि उसको क्या करना चाहिए, पोएम पढ़ना चाहिए। इशारों इशारों में बता रहा है अरे भैया सच में भूल मत जाना पोएम पढ़ना और याद रखना, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि पोएम पढ़े तो वो ये याद ना करे कि पोएम जिसने लिखी थी वो मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड था, याद करेगा तो अफसोस होगा ही होगा। देखिए एक पर्टिकुलर साउंड है जो इस पूरे स्टैंजा को डिफाइन करती है। अगर हम देखें यहां से आप शुरू करें द फ स द स द स फ फ द, ये जो साउंड्स हैं ये फ्रिकेटिव्स हैं, और फ्रिकेटिव्स को जब लगातार रिपीट किया जाता है तो जो साउंड क्रिएट होती है उस साउंड को बोलते हैं सिबिलेंस। सिबिलेंस का एक पर्टिकुलर साउंड इफेक्ट होता है पोएम के अंदर कि वो पोएम की स्पीड को स्लो कर देती है। देखिए स्पीड को स्लो कर देती है, और यही स्पीकर का भी मानना है कि प्रोसेस को थोड़ा स्लो किया जाए, कहीं वो भूल ना जाए। एक और पर्टिकुलर टेक्निकल मैं यहां पर डिवाइस आपको बताता हूं, सेज्यूरा। सेज्यूरा का मीनिंग होता है पॉज, ब्रेक। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जो फ्लो को, स्पोकन फ्लो को रोक देते हैं, जैसे कि ने कॉमा। तो अगर इस लाइन के अंदर ने नहीं होता तो लाइन पढ़ी जाती इफ यू रीड दिस लाइन, लेकिन अब ये पढ़ी जा रही है ने इफ यू रीड दिस लाइन रिमेंबर नॉट। तो ये जो दो बार कॉमा का यूज करा है ये पोएम के फ्लो को रोकता है, ये शो करता है द स्पीकर इज हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब स्पीकर को कहीं ना कहीं मन में हिचक है, उलझन है कि वो ये बात कहे या ना कहे। वंस अगेन इट शोज कि देयर इज अ डिलेमा, एक दुविधा स्पीकर के मन में चल रही है कि मैं जो बात कह रहा हूं वो वास्तव में पॉसिबल है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वापिस से ओ इफ ब्रैकेट के अंदर आई से यू लुक अपॉन दिस वर्स, वही बात जो सेकंड क्वाड्रेंट में कही उसी को दूसरे वर्ड्स में वापस थर्ड क्वाड्रेंट में कह रहा है। ओह इफ, अगर आई से मैं कहता हूं ऐसा हो जाए, लुक एट दिस हेजिटेशन, लगातार उसके मन में जो हेजिटेशन है, यू लुक अपॉन दिस वर्स, कि तुम इस पर्टिकुलर पोएम को देखो। व्हेन आई परहैप्स, फिर वापिस से ब्रैकेट के अंदर जब मैं शायद कंपाउंडेड एम विथ क्ले, जब मैं कंपाउंड हो जाऊंगा, व्हेन आई बिकम अ पार्ट ऑफ क्ले, क्ले का मीन्स मिट्टी, इट मीन्स आफ्टर माई डेथ। मेरे सामने तुम कितनी बार भी पोएम पढ़ लो, डिस्कस कर लो, दैट इज अदर थिंग, लेकिन आफ्टर माई डेथ कंपाउंडेड विथ क्ले, जब स्पीकर क्ले का, मिट्टी का मतलब बेरिड हो जाएगा, जब वो दफन हो जाएगा मृत्यु के बाद, उसके बाद अगर तुम लुक अपॉन इस वर्स को देखो, डू नॉट सो मच एज माई पुअर नेम रिहर्स, तो एज मच, इतना भी मत करना, मेरा नाम एक बार भी रिहर्स करो, फोटो पढ़ लाओ। वंस अगेन इट्स एन आयरनी, हाउ इज इट पॉसिबल, जब वो पोएम पढ़ेगा जो उसका फ्रेंड है, तो इज इट पॉसिबल कि वो स्पीकर को उसके नाम को बोलेगा नहीं इफ ही इज अ क्लोज फ्रेंड, जैसा कि स्पीकर क्लेम करता है। सो दिस इज ऑब्वियसली एन आयरनिकल स्टेटमेंट, बट लेट योर लव इवन विद माई लाइफ डिके, ट्रेडिशनल इमेज है, मेरे साथ तुम्हारे प्यार को भी खत्म कर देना, बिकॉज माई लव, योर लव फॉर मी विल गिव यू पेन। तो ऐसा लव मुझे नहीं चाहिए जो मेरे कारण तुम्हें दर्द दे। तो जैसी मेरी लाइफ डीके हो, जैसे ही मेरी लाइफ खत्म हो, उस लव को भी तुम क्या कर देना, खत्म कर देना। सो वंस अगेन वी कैन फील, लुक, यूज ऑफ वंस अगेन सेज्यूरा, देखिए आप ओ, फिर उसके बाद पेरेंथेसिस या ब्रैकेट आई से परहैप्स, दिस शोज that speaker is not very confident
कि जो बात कह रहा है वो जेन्युइनली पॉसिबल है या नहीं है, उसको खुद को ऐसा नहीं लगता। दूसरा, ही इज रेडी टू ऑफर व्हाट ही इज ऑफरिंग, जो बात वो कह रहा है क्या वो मन से कह रहा है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसके मन में दुविधा है। बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रूवन फैक्ट है, नोबडी वांट्स टू बी फॉरगेट। मृत्यु के बाद भी कोई नहीं चाहता कि उन्हें भुला दिया जाए। वी ट्राई टू लिव ऑन थ्रू मेनी डिवाइसेस, और स्पेशली अगर पॉइंट है तो वो लिखते ही इस तरह से हैं कि वो उनका नाम कम से कम इमॉर्टल, अमर हो जाए। तो आते हैं हम कंक्लूडिंग कपलेट की तरफ। इतनी सारी बात किस वजह से हो रही है, क्या रीजन है कि पॉइंट स्पीकर बार बार अपील कर रहा है कि प्लीज फॉरगेट मी एज सुन एज आई डाई। क्या लेस्ट, तो लेस्ट जो है वो इस सारे पिक्चर को, सारी इमेज को एक टर्न देता है ताकि ऐसा ना हो, सो दैट इट डज नॉट हैपन। द वाइज वर्ल्ड, देखिए वाइल्ड वर्ल्ड से वाइज वर्ल्ड हो गया। खुद के लिए, उसके लिए वर्ल्ड कैसा था, वाइल्ड वर्ल्ड था, और अब वो क्या हो गया है, वाइज वर्ल्ड शुड लुक इनटू योर मून। इफ यू कंटिन्यू टू ग्रीव ओवर मी, अगर मेरी डेथ के बाद भी तुम मेरे लिए शोक मनाते रहे, फील करते रहे, तो ये जो वाइज वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड जो बिजनेस और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स पे चलता है, ये वर्ल्ड जो जानता है कि those who are gone for better, now we should live on, अगर ऐसा नहीं होता तो हम आगे प्रोग्रेस करते ही नहीं। तो ये जो वाइज वर्ल्ड शुड लुक इनटू योर मून, वो तुम्हारी तरफ और तुम्हारी ग्रीविंग को देखेगा and mock you with me after I am gone. It will start making fun कि देखो कितना मूर्ख आदमी है जो with me, जो चला गया वो तो गया, और ये इस दुनिया में रहकर भी आगे जी नहीं पा रहा है, ये वहीं का वहीं स्टक हो गया। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पीकर कि हम एक समय तक तो जाने वाले के बाद शोक मनाना, ग्रीफ अपना एक्सप्रेस करना, सॉरो फील करना, इट्स नेचुरल, लेकिन वहीं स्टक हो जाना इज क्वाइट बोथ अनएडवाइजेबल, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द वाइज वर्ल्ड अ फुलिश थिंग टू डू। तो ये उसका मेन कंसर्न है, इसलिए स्पीकर बार बार अर्ज करता है, अपील करता है कि प्लीज डोंट ओवर मॉर्न माई डेथ। तो यहां मैंने जैसे बताया, ये जो लेस्ट है ये एक वोल्ट है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टर्न है जहां पर स्पीकर अपनी बात को मेन कंक्लूजन पर लेकर आता है। वाइज वर्ल्ड एलिट्रेशन तो है ही, साथ ही में आप देख सकते हैं वर्ल्ड शुड लुक इनटू, तो एक तरह का पर्सोनिफिकेशन यहां पर यूज किया गया, जैसे कोई वाइज पर्सन किसी चीज को ऑब्जर्व करके कह रहा हो कि इसने ये कैसा स्टुपिडिटी का काम किया है। फॉर्म की बात करें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट सोनेट फॉर्म, इट ओरिजिनेटेड इन इटली quite early 12th-13th century, and it was popularized by the Italian poet Petrarch. It has 14 lines, और Petrarchian sonnet का स्ट्रक्चर होता है octave of 8 lines and sestet of 6 lines. octave part प्रेजेंट करता है प्रॉब्लम और sestet part प्रेजेंट करता है सॉल्यूशन। इंग्लिश सोनेट जब इंग्लैंड के अंदर 16th सेंचुरी के अंदर पॉपुलराइज हुई ये फॉर्म, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ और ऑक्टेव और सेस्टेट की जगह 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट आया, जैसा कि सोनेट में हमने देखा है। 3 क्वार्टेंस वो इस सोनेट के प्रेजेंट करते हैं स्पीकर का ये आइडिया कि जो फ्रेंड शुड नॉट मॉर्न हिज डेथ फॉर लॉन्ग टाइम एंड रादर शुड मूव ऑन, आगे बढ़ना चाहिए उसको अपनी लाइफ के अंदर। और जो टर्न ऑफ थॉट है या वोल्टे है, जो लेस्ट वर्ड से पता चलता है कि ताकि ऐसा ना हो, मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं, at the start of couplet where the speaker tells what would be the consequence, क्या परिणाम होगा if the friend does not follow his advice. So this is the basic structure of the sonnet. rhyme scheme जो typical Shakespearean sonnet की होती है, ABAB, CDCD, EFEF and GG। अगर हम मीटर की बात करें, सोनेट डोमिनेंटली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। मतलब पहला जो पेंटामीटर का मतलब ये हो गया
कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 फीट होते हैं। आयम का मतलब हो गया कि दो पर्टिकुलर सिलेबल मिलकर 1 फीट बनते हैं, और उन दोनों में पहला अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस होता है। नो लॉन्गर मॉर्न फॉर मी व्हेन आई एम डेड, देन यू शैल हियर द सर्ली सलन बेल। यहां आप देख सकते हैं पेयर बने हुए हैं दो दो के, तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है। थीम की बात करें तो शेक्सपियर के जो सोनेट हैं वो जनरली एक ऐसे स्पीकर को प्रेजेंट करते हैं जो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और एडमायर करता है अपने फ्रेंडशिप की एक फेयर यूथ के साथ, जिसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता। इस सोनेट के अंदर भी स्पीकर ऐसा सोचता है कि वन डे ही विल डाई, कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, और अपने उस फ्रेंड को एडवाइस करता है, इंस्ट्रक्ट करता है नॉट टू मॉर्न टू मच, कि बहुत ज्यादा मॉर्न करने की जरूरत नहीं है स्पीकर की डेथ के बाद। स्पीकर सजेस्ट दैट हिज फ्रेंड शुड मूव ऑन एंड नॉट ड्वेल ऑन देयर मेमोरी, क्योंकि ये मेमोरी एक तो पेन देगी और दूसरा दुनिया इसका मजाक उड़ाएगी। इस कारण से स्पीकर का ऐसा मानना है कि फ्रेंड शुड मूव ऑन इन हिज लाइफ। तो ये शो करने की कोशिश करता है कि स्पीकर का जो लव है वो सेल्फलेस है, अपने से ज्यादा वो फ्रेंड के बारे में सोचता है। ही गिव्स मोर इंपॉर्टेंस, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका फ्रेंड हैप्पी रहे ओवर हिज ओन रिमेम्बरेंस। अगर याद करके उसको दुख होता है तो वो याद ना करे। स्पीकर आल्सो थिंक्स, सेकेंड थीम, पीपल वुड मॉक, मेक फन, मजाक उड़ाएंगे फ्रेंड्स ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ द स्पीकर, एंड ही वांट्स टू स्पेयर, कि उसको ये पेन ना मिले कि लोग उसकी हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए। तो सोनेट इज अबाउट इनएविटेबिलिटी, अटल है जो डेथ, जो टाली नहीं जा सकती, एंड एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार करना, दिस पेनफुल ट्रुथ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल ट्रुथ, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। So friends, this is all about this sonnet. I hope it will help you in understanding this beautiful poem. Soon we will come with another video on another poem or theme. Keep watching, keep supporting.